प्रधानमंत्री भारत की संसद का सामना नहीं कर पाए एक हफ्ता, और वो सदन गए ही नहीं। और वहाँ विपक्ष ने इनको यहाँ अंदर नहीं आने दिया। और वहाँ जो इजराइल की संसद में जब भाषण दे रहे हैं तो वहाँ विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। तो ये जताता है कि प्रधानमंत्री कितने दबाव में काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिग बटुकों से यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद मामला बेहद संवेदनशील हो गया है। पीड़ित बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने की बात सामने आई है, जिससे जांच और तेज हो गई है। पुलिस रिपोर्ट तैयार कर ली है और मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। अगर अदालत से राहत नहीं मिलती तो गिरफ्तारी की संभावना भी बन सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने धार्मिक संस्थाओं और कानून व्यवस्था दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है केपी सर आपका। हाँ सुष्मिता जी, धन्यवाद आपका भी, और आपके प्यारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सर, आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े चैप्टर पर सुनवाई की। कोर्ट ने विवादित किताब पर कंप्लीट बैन लगाते हुए इसकी छपाई और वितरण पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए सुष्मिता, जिस तरह का ये मामला कोर्ट में आया है, ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के मामले पहले भी कई आए हैं और कई सारे चैप्टर हटाए गए हैं, उनमें संशोधन किया गया है। लेकिन इस प्रकार की लापरवाही होना, इतने बड़े लेवल पे लापरवाही होना जताता है कि सरकार कहीं न कहीं कुछ इस तरह की चीजें डालना चाह रही है जो कहीं न कहीं उनके या पार्टी के हितों में या उनके लोगों में हितों में कुछ सहायता करती हुई नजर आए। लेकिन आप बिल्कुल जो है उल्टा ही कर दें हर चीज को, और बिल्कुल ही जो है आप कोर्ट में जाके बोलने लगे नहीं हमें हमें पता ही नहीं चला, हमारी बिना जानकारी के ही छप गई। कैसे हो सकता है? कई जगह किताब की स्क्रीनिंग होती है, कई जगह पढ़ा जाता है, छपाई से पहले किताब वहां प्रिंटिंग में जाती है, उससे पहले कई उस पर जानकारियां होती है, तथ्यों को जांचा परखा जाता है। इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है? ये जताता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि जो जानबूझ कर की हुई गलतियां हैं। चीफ जस्टिस ने इस पे पूरी लताड़ लगाई है और इसको कहा है कि इसको तत्काल जांच की जाए और इस मामले को हटाया जाए। मुझे लगता है इस तरह के मामले दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रकार के मामले नहीं होने चाहिए। जी जी सर, अभी उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आई है कि उमा शंकर सिंह, जो कि मायावती के एक लौते विधायक माने जाते हैं, विधायक हैं भी वो, और उनके करीबियों के घर से 100 करोड़ कैश बरामद हुआ है और ऑफिस में अन्य जगहों पे कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि योगी जी अभी विदेश में हैं, और इस तरह से उमा शंकर के ऊपर इस तरह से कार्रवाई क्यों हो रही है सर? देखिए सुष्मिता, अगर आप देखें कि अगर कोई दोषी है और किसी ने इस तरह का कृत्य किया है तो सरकार को अपना काम करना चाहिए, एजेंसी को अपना काम करना चाहिए। लेकिन कई बार आरोप प्रत्यारोप जो है उस प्रकार से लगाए जाते हैं कि अपने सियासी हितों को साधने के लिए इस तरह से पार्टियां करती हैं। अब अगर प्रथम दृष्टया हम इस मामले को देखते हैं तो हमें नजर ये आता है कि उमा शंकर सिंह योगी जी के करीबी हैं, और आजकल योगी में और दिल्ली में तनातनी चल रही है। तो कई विशेषज्ञों का मानना यह है कि दिल्ली जानबूझ के उन लोगों को टारगेट कर रही है जो योगी जी के करीब है। आपको याद होगा पिछले दिनों एक मामला आया था कि अग्रवाल फैमिली है वहां की, गोरखपुर की, वो भी योगी के करीब है, और उनके यहाँ भी आईटी के, इनकम टैक्स के धड़ाधड़ छापे पड़े थे दिल्ली में, लखनऊ में और गोरखपुर में उनके यहाँ एक साथ छापे लगे थे। उसी तरह से जोड़ के इस मामले को भी कुछ लोग देख रहे हैं कि उमा शंकर सिंह कहीं ना कहीं योगी जी के बहुत करीब आ गए थे और उनको सबक सिखाने के लिए इस तरह की छापेमारी हो रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई दोषी है और वास्तव में इस तरह का कृत्य कर रहे हैं तो उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। दूसरा, उनके सहयोगी और उनके रिश्तेदारों का कहना यह है कि उनको ब्लड कैंसर है और वो 34 स्टेज में है। हाँ, मानवता के आधार पर
थोड़ा समय को आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन बीमारी का मतलब ये नहीं है कि आप उनको छोड़ ही देंगे। और इस तरह के मामलों में ये राजनीति होती है और कई सारी चीजें जिस प्रकार से हम एजेंसियों का कार्यकलाप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो जहां-जहां चुनाव होते हैं, जहां-जहां चुनाव होने वाले होते हैं, जो विरोधी पक्ष के, विपक्ष के लोग होते हैं, उन पे छापेमारी की जाती है, तो कहीं न कहीं उँगलियाँ और सवाल उठते हैं एजेंसियों पे। तो एजेंसियाँ इस तरह से चीज़ें कर रही हैं, तो हम साफ तौर पे ये भी नहीं कह सकते कि एजेंसी किस तौर पे काम कर रही है, क्या वास्तव में इस तरह की चीज़ है या कोई राजनीतिक प्रेशर बनाने के लिए उनके ऊपर इस तरह की छापेमारी हो रही है या उनको ये कहा जा रहा है कि आप जो है पाला बदल लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक जाँच का विषय है और एजेंसी अगर जाँच कर रही है, तो उसका रिज़ल्ट कुछ दिनों में आ जाएगा। जी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, लेकिन एक और यूपी में एक बड़ा मुद्दा है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का। उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनके साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है। बुधवार के दिन पुलिस पीड़ित नाबालिगों को मेडिकल टेस्ट कराया था। गुरुवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट सौंप दी गई थी। अब इसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर पीड़ित जो है उसने मीडिया के सामने आकर आज तक को दिया एक इंटरव्यू में दावा किया है कि मैं अध्ययन के लिए गया था, तभी मेरा शोषण किया गया। हमारे साथ और भी बच्चे थे, उनका भी शोषण हुआ है। तो क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए सुष्मिता, सबसे पहले तो ये है कि चाहे उसमें कोई शंकराचार्य हो, चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो और चाहे कोई भी अन्य हो, अगर किसी ने कृत्य किया है, कुकर्म किया है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। शंकराचार्य होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी करने की छूट है, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना होगा कि क्या जो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चल रहा है, इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है, कोई दूसरी चीजें तो नहीं हो रही हैं। मामला माननीय अदालत में है, अदालत इस पे संज्ञान ले रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और शंकराचार्य जी भी अब लगातार अपनी सफाई दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि जब हमने कोई ऐसा कृत्य किया ही नहीं है और लोग कह रहे हैं कि हमारे पास सीडी है, तथ्य है, तो कैमरा तो वही चित्र फिल्मा सकता है ना, जो कहीं कुछ हुआ हो तो उन्हीं को रिकॉर्ड कर सकता है। कैमरा चीजों को बना तो नहीं सकता है। उन्होंने ये बात कही है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से रिपोर्ट आई है कि कोई रिपोर्ट भी बिना किसी चीज के हो नहीं जाएगी और बिना तथ्य सामने आ ही नहीं जाएंगे, जो अभी आप कह रहे हैं कि बुधवार को रिपोर्ट आई है, अगर कोई रिपोर्ट आ गई है, कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो इसमें दूध का दूध पानी होना चाहिए और इसकी जांच कंप्लीट तरीके से होनी चाहिए। और अगर शंकराचार्य दोषी हैं तो वो जेल जाए और अगर वो निर्दोष हैं और जो लोग उनके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं उनकी भी जांच हो और उनकी वही सजा मिलनी चाहिए। जो लोग इसके पीछे खड़े हुए हैं, शंकराचार्य जी ने जैसे जिस प्रकार के सवाल उठाए हैं कि जो वो बालक हैं, उन बालकों के जो परिवार हैं, उनके जो अभिभावक हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। वो किन के बालक हैं, ये जो सामने लेके आए हैं, ये कौन है, ये किस लिए लेके आए, इनका क्या मोटो है, क्या लेना देना है। तो बहुत सारी चीजें इसके पीछे है और वास्तव में क्या कोई षड्यंत्र हो रहा है या सच्चाई है या घटना वास्तव में हुई है, ये गहन जांच का विषय है। तो इस पर जांच एजेंसी भी कर रही है, पुलिस भी कर रही है, कोर्ट के संज्ञान में सारी चीजें हो रही है। लेकिन हमें लगता है, अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में इस चीज को देखें, कि जिस प्रकार से सियासत और हमारा धर्म और हमारे साधु संत इसमें घुस गए हैं, ये जो एक इस तरह का माहौल प्रदेश में बन गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर राजनीति में और संतों के साथ इस तरह से होगा और राजनीति में संतों की इस तरह से एंट्री होगी और उस तरह से चीजें होंगी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप नैतिकता सिद्धांतवादी पार्टी कहते थे, जो हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की झंडा पर्दार कही जाती थी, वही पार्टी आज संतों के साथ इस तरह की चीजें कर रही है। तो इसका क्या मायने है, इसका क्या मकसद है? तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें चल रही हैं। हालांकि विपक्षी तो ये भी कहते हैं कि अभी तक तो आप कहते थे कि बटोगे कटोगे, तो अभी तो बटने कटने की बात ही खत्म होगी। यहाँ तो आपका आपस में ही जो है डंडा बजना शुरू हो गया है। आप जो है बीच में ही हिंदुत्व में या सनातन के अंदर जो लोग हैं, उन्हीं में आप जो है जातिवाद का और ये इस तरह के
चीजों का आपने बांटना शुरू कर दिया है। आज साधु संत भी दो खेमे में खड़े नजर आ रहे हैं, तो आपने तो साधु संतों को ही बांट दिया, आपने तो ठाकुरों को और ब्राह्मणों को ही बांट दिया, आपने तो किसानों को और व्यापारियों को ही बांट दिया। तो ये आप किसके बंटने और कटने की बात कर रहे थे? तो ये सवाल भी विपक्ष उठा रहा है। लेकिन अंत में यही है सुष्मिता कि ये जो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी मुझे फंसी हुई नजर आ रही है। देखिए, आप ये देखेंगे कि शंकराचार्य जी का जो मामला चल रहा है, ये जो स्नान हुआ था प्रयागराज में, उस समय से जब ये विवाद शुरू हुआ तो तब तो कोई सामने नहीं आया, और उसके महीनों के बाद सामने आए, डिप्टी सीएम आए, वो बटुक ब्राह्मणों को अपने घर पे बुला के सम्मान कर रहे हैं, वो जताना चाह रहे हैं कि हम शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं। दूसरे जो डिप्टी सीएम है वो बता रहे हैं कि शंकराचार्य भगवान हैं, और जो मेन मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ये काल नेमी है। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दो खेमे बन गए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी बटी हुई है। तो खाली संत समाज या खाली हिंदू धर्म या खाली सनातनी या खाली जातियां ही नहीं बटी हुई है, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी बटी हुई नजर आती है। और भारतीय जनता पार्टी सियासी तौर पे अपना नफा नुकसान देखते हुए इस तरह की चीजें कर रही है। तो क्या आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा लाभ इससे होगा या भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान इससे होगा, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोई रणनीति, चुनावी रणनीति तो है, या कोई निजी मामला अगर ये है, योगी और शंकराचार्य जी का कोई निजी मामला है, तो इसमें पार्टी का अगर इतना बड़ा नुकसान हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे बड़े नेता हैं, जो केंद्र के बड़े नेता हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे? भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे क्यों बैठी है? तो कई सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी यहाँ खड़े हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो महत्वपूर्ण राज्य है भारत की राजनीति में, 80 लोकसभा सीटें जहां से आती हैं, केंद्र की सरकार जिसके कंधों पर टिकी हुई है, आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर स्थिति में है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को और कमजोर करना चाहती है या इसको मजबूत करने के लिए ये कोई रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है? इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगला मूव क्या होता है। जी सर, आपको पता ही होगा कि पीएम मोदी इजराइल गए हुए हैं और इजराइल की संसद में पीएम मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। तो ये वॉकआउट कैसे देखते हैं आप? क्या विदेश नीति भी अब घरेलू राजनीति से प्रभावित हो रही है? देखो सुष्मिता, अगर आप देखते हैं जो प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा है, ये यात्रा एकाएक यात्रा हुई है और इसकी जानकारी सरकार ने भारत के नागरिकों को नहीं दी, जो उनका अधिकार है। प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले उनकी सरकार ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री जी इजराइल जा रहे हैं, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने हफ्तों पहले इस बात की घोषणा कर दी थी कि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल आ रहे हैं और वो इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे। लेकिन भारत में जिस प्रकार से कॉन्फिडेंशियल रखा गया है इस यात्रा को, और जहां भारत में अभी इतने मुद्दे चल रहे हैं, चाहे स्टिंग फाइल का मामला हो, चाहे राहुल गांधी का मामला हो, और चाहे ये अमेरिकन डील का मामला हो, चाहे ट्रंप ने जिस प्रकार से 2 दिन पहले फिर कहा है कि हमने पाकिस्तान का और भारत का युद्ध रोका है, और अगर हम युद्ध नहीं रोकते तो उसमें परमाणु बमों का प्रयोग हो सकता था, 3-3.5 करोड़ लोगों की जो है मौत हो सकती थी, तो मैंने उस मौत को रोका है, मैंने लोगों को मरने से बचाया है। तो वो जो अपना ढोल पीट रहे हैं और सैकड़ों बार इस तरह की बातें वो कह चुके हैं, तो हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री उस पर अपना मुंह क्यों नहीं खोलते? तो इस प्रकार से इजराइल एकाएक जाना और इस तरह से वहां पे जाके क्या एजेंडे आपके होंगे, क्या आप करेंगे, वो किसी को नहीं बताना। क्योंकि जब प्रधानमंत्री देश से बाहर इस तरह जाते हैं तो बहुत सारे एजेंडे होते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी कोई डील करने गए हैं और कोई डिफेंस डील है, हमें कुछ हथियार खरीदने हैं, तो वहां पे हमारे एक्सपर्ट भी जाते हैं और कई बार रक्षा मंत्री भी जाते हैं। तो मेरी जानकारी तो ये है कि रक्षा मंत्री गए नहीं है, कोई प्रतिनिधिमंडल रक्षा विशेषज्ञों का गया है, ये भी जानकारी सरकार ने नहीं दी है। दूसरा, जब आप दूसरे देश में जाते हैं तो आपके कई व्यापारिक समझौते होते हैं। तो क्या कोई व्यापारी प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री के साथ गया है?
ये भी हमारी जानकारी नहीं है। दूसरा, अगर हमारे को रक्षा समझौते होते हैं तो जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं और अजीत डोभाल है, वो आपके साथ गए हैं क्या, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, अगर आप कोई विदेश नीति की बात करने गए हैं तो क्या विदेश मंत्री आपके साथ गए हैं क्या, इस तरह की भी जानकारी सरकार ने अभी तक नहीं दी है कि इस यात्रा का प्रायोजन क्या है, प्रधानमंत्री जी किस लिए गए हैं। जो विपक्ष शंका कर रहा है और जो दूसरे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रंप का जिस प्रकार से दबाव है, उस दबाव को कम करने के लिए इजराइल गए हैं क्या, तो बहुत सारे सवाल इस यात्रा पे खड़े हो रहे हैं। तो इसलिए किस लिए गए हैं, क्या मामला है, मुझे लगता है ये बात को सामने आने में अभी समय लगेगा। अभी बहुत ज्यादा जानकारी इस बात की नहीं है। प्रधानमंत्री भारत की संसद का सामना नहीं कर पाए एक हफ्ता, और वो सदन गए ही नहीं, वहां विपक्ष ने इनको यहाँ अंदर नहीं आने दिया, और वहां जो इजराइल की संसद में जब भाषण दे रहे हैं तो वहां विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। तो ये जताता है कि प्रधानमंत्री कितने दबाव में काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री के या खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं, जो खिलाफ चीजें आ रही हैं, वो उनको बैलेंस करने में अभी मुझे लग रहा है कि नाकामयाब होते हुए दिख रहे हैं। अब उसमें उस अपनी रणनीति में कब तक कामयाब होंगे, कितना कामयाब होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने।